स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विकास यादव मैथ्स क्लासेस में। और आज हम आए हैं आप सभी के लिए साथ क्लास 10th का एक टॉपिक है जिसे हम चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है रियल नंबर। तो उसके बारे में हम जानेंगे कि इस चैप्टर में है क्या चीज़ें। तो देखो रियल नंबर हम स्टार्ट करें उससे पहले ना एक छोटा सा एक ट्री है, उस ट्री को जानेंगे कि उस ट्री में क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि रियल नंबर है क्या, इन सब चीज़ों को हम जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्लास 9th में हमने चीज़ें स्टार्ट की थी, किससे? नंबर सिस्टम से स्टार्ट की थी। किससे स्टार्ट की थी? नंबर सिस्टम से हमने चीजें स्टार्ट की थी। और नंबर सिस्टम से जब हमने चीजें स्टार्ट की थी तो वहां पे उस नंबर सिस्टम को हमने डिवाइड किया था कुछ नंबर्स में। क्या था वो? पहला क्या था? हाँ, पहला एक था रियल नंबर और दूसरा था इमेजिनरी नंबर। ठीक है, दूसरा था इमेजिनरी नंबर। मैंने आपको बताया था कि हम रियल नंबर जो है इसके बारे में हम क्लास 10th तक पढ़ेंगे सिर्फ। क्लास 10th के बाद जब हम क्लास 11th में जाते हैं तो क्लास 11th में हमारे लिए इमेजिनरी नंबर भी आ जाते हैं, वहां पे आयोटा वगैरह कई कई सारे कंसेप्ट आते हैं। वो जब आप क्लास 11th में जाएंगे और अगर आप साइंस लेते हैं उसमें भी अगर मैथ्स लेते हैं तो आपकी चीजें स्टार्ट हो जाएंगी, वहां पे हम ये सब चीजें भी जानेंगे। लेकिन क्लास 10th तक हमको सिर्फ रियल नंबर के बारे में पढ़ना था। तो ये रियल नंबर भी किसी ना किसी अलग नंबरों से बन के मिल के बनते होंगे। तो मैं अगर इनको इस रियल नंबर को भी डिवाइड करना चाहूं तो ये भी डिवाइड होता है हमारा किसमें? एक होता है रेशनल नंबर और एक होता है हमारा इरेशनल नंबर्स। हाँ, ये सबको पता है, रेशनल और इरेशनल नंबर से सब लोग इंट्रोड्यूस हो रखे हो। सब लोग जानते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। तो रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और जहां पर q की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होती। ये चीज मैंने आपको क्लास 9th में भी पढ़ाई थी और आप सबने जानी भी थी। और इरेशनल नंबर जस्ट इसका उल्टा, कि जो नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में ना लिखे जा सके और जहां पर q की वैल्यू 0 के बराबर हो या ना हो, क्या फर्क पड़ रहा है जब वो p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा रहा है तो। हाँ, और अब ऐसा क्यों बोलते हैं कि q की वैल्यू कभी भी 0 ना हो? क्योंकि अगर q की वैल्यू अगर p बाई क्यू में q की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो फिर वो इन्फिनिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। क्या कि हम उसकी वैल्यू को डिफाइन ही नहीं कर सकते। ये चीजें हमारे साथ में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। इसीलिए हम बोलते हैं कि रेशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और वे नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते वो होते हैं हमारे इरेशनल नंबर्स। ये सब चीजें आपने जानी है, अब तक सबने जानी है, सब लोग जानते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब उसके बाद अगर हम रेशनल नंबर को भी डिवाइड करना चाहें तो आप बताएंगे मुझे कि किस किस चीज में हम डिवाइड कर सकते हैं रेशनल नंबर्स को? किसी को याद है? याद है? हाँ, प्राइम नंबर बहुत दूर की चीज है, उससे पहले भी तो कुछ चीजें हैं। जैसे रेशनल नंबर, सबसे पहली बात देखो, रेशनल नंबर हम पहले ही बोल देते हैं कि भाई रेशनल नंबर वे नंबर हैं जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। ध्यान दो, p बाई क्यू की फॉर्म में फ्रैक्शन होती है, होती है, तो हम रेशनल नंबर में फ्रैक्शन बोल सकते हैं। हाँ, और फ्रैक्शन अगर डिवाइड करना चाहें, फ्रैक्शंस को अगर हम न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर डिवाइड करते हैं तो क्या बन जाता है? डेसिमल होता है, डेसिमल, और उसमें इंटीजर भी होता है। हाँ, तो कहने का मतलब अगर रेशनल नंबर में नंबर्स लेके आऊं तो मैं फ्रैक्शन, डेसिमल और इंटीजर में डिवाइड कर सकता हूं। हाँ, फ्रैक्शन सबको पता है क्या होती है? हाँ, अ पार्ट ऑफ होल, मतलब एक पूरे का एक छोटा सा हिस्सा क्या कहलाती है? फ्रैक्शन। जैसे एक रोटी थी, 4 हिस्से किए थे, किसी एक निवाले की बात करें तो 1/4, मतलब 1/4 हो जाती है। तो वो 1/4 क्या है? फ्रैक्शन। उस पूरे का एक हिस्सा कितना कहलाता है? 1/4, और 1/4 क्या है? फ्रैक्शन। डेसिमल आपको पता है दशमलव होता है, ठीक है। और इंटीजर कौन से होते हैं? इंटीजर कौन से होते हैं, कोई बताएगा? वेरी गुड, कलेक्शन ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स आर नोन एज इंटीजर्स। ये आपने जाना कि जिसमें ये कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव और इंटीजर्स नंबर होते हैं हमारे कौन से? पॉजिटिव, सॉरी, नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स कौन से होते हैं? हमारे इंटीजर्स होते हैं। इसमें देखो एक नंबर और जोड़ देते हैं हम अपनी तरफ से, जिसको हम बोलते हैं जीरो, क्योंकि अगर हम नेगेटिव और पॉजिटिव करेंगे तो बीच में जीरो तो गायब हो जाएगा इंटीजर में। तो जीरो हमने अपनी तरफ से एक जोड़ दिया, जीरो। अब देखो नेगेटिव नंबर में हमारे लिए कुछ भी चीजें नहीं होती है, बस वहां नेगेटिव नंबर्स हैं और बस इतनी चीजें हैं। पॉजिटिव नंबर में हमें और भी चीजों को डिवाइड कर सकते हैं, जैसे जैसे पॉजिटिव में बताइए, याद है किसी को? हाँ, पॉजिटिव नंबर सबसे पहले जहां से स्टार्ट होते हैं वो होते हैं
नेचुरल नंबर, ठीक है। होल नंबर कब बनेगा? जब नेचुरल नंबर में जीरो ऐड हो जाएगा। जब नेचुरल में जीरो ऐड हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? होल नंबर हो जाएगा। अब इसके बाद मेरी बात सुनिए, अगर मैं पॉजिटिव में नेचुरल और होल अगर इसे करना चाहूं, देन उसके बाद अगर हम चीजों को देखें, अब इसमें नेचुरल नंबर में हमें कई तरह के नंबर्स मिलेंगे, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर और ट्विन प्राइम कंपोजिट हो गया, ये सारे नंबर्स हमको मिलते हैं। ऐसी अगर मैं फ्रैक्शन को डिवाइड करना चाहूँ, फ्रैक्शन डिवाइड हो जाएगी। फ्रैक्शन डिवाइड होती है कैसे? लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन। 5 हो गई, काम खत्म, इतनी है। लाइक फ्रैक्शन कौन सी होती है? जिनके डिनोमिनेटर सेम हो। अनलाइक फ्रैक्शन कौन सी होती है? जिनके डिनोमिनेटर सेम ना हो। यही चीजें। और उसके बाद आपका है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है? जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो। जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो वो कौन सी फ्रैक्शन होती है? प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। देन उसके बाद आपका आता है कौन सा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो वो कौन सी होती है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। देन उसके बाद एक मिक्स फ्रैक्शन, जो आपको पता ही है कैसे बनती है। तो मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है? एक छोटा सा पार्ट होता है, एक पूरा एक होल होता है, होल प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन, होल प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन मिलके बनती है तुम्हारी मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। यहां तक ये छोटी सी चीजें थी जो आप क्लास 6 से चीजों को पढ़ते चले आए हो। ये सारी चीजें आप पढ़ते चले आए हो। अब क्या है, जब आप क्लास 10th के इस चैप्टर में घुसते हैं तो सबसे पहले आपको एक पहेली मिलती है। उस पहेली में क्या है कि एक बिजनेसमैन है, वो अपना जा रहा है और एक ऐसे ही आवारा इंसान, मतलब खाली घर से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और शांति से रोड पे बैठा हुआ है, और वो जो अपना एक अंडे लेके जा रहा है, एक व्यापारी है, वो अपने अंडे लेके जा रहा है। अब जो खाली इंसान बैठा हुआ है वो इंसान क्या करता है कि भाई वो बोलता है कि यार क्यों ना इस व्यापारी से मजे लिए जाए, व्यापारी से मजे लिए जाए। व्यापारी से जब मजे लेने की बात होती है तो वो क्या करता है, उससे थोड़ी सी बातचीत होती है, और बातचीत में क्या होता है, तू मैं हो जाती है, और तू मैं में लड़ाई भी हो जाती है, हाथापाई हो जाती है, और हाथापाई में सारे अंडे फूट जाते हैं। अब इस बात पे व्यापारी कहता है कि अब तो भाई पंचायत बुलाई जाएगी, इसका फैसलो तो पंचायत में होगो, सीधी बात ये, ठीक है, वो वाला हिसाब कि इसका फैसला तो पंचायत में होगा। अब पंचायत में पहुंचे सारे के सारे पंच बैठे हुए थे। पंच कौन से होते हैं पता ही है ना? पंच कौन होते हैं? पंच जैसे कि अगर हम बोले जजेस, सही कहा, जुडिशियरी में, कोर्ट में जो हमारे जज बैठे होते हैं, ऐसे ही खाप की पंचायतें होती है और गांव की पंचायत होती है। तो ऐसी पंचों के पास गए, कई 4 जगह से पंच आए, पंच बैठे हुए हैं, पंचों के सामने अब जज हो, अब ये फैसला होगा। और फैसले में पंच ने पूछा कि अच्छा ये बताओ तुम्हारे कितने अंडे थे। तो अंडे की जब बात हुई तो उसने बड़े ही अटपटे शब्दों में अपनी व्याख्या की अंडों की कि मेरे पास इतने अंडे थे। तो उसने सीधा सिस्टम यूं कहा कि अगर मैं अपने अंडों को 2 के पेयर में देखता, अगर मैं अपने अंडों को 2-2 के पेयर में रखता तो मेरे पास 1 अंडा रह जाता। और दूसरी फिर कहता है कि अगर मैं 3 में देखता तो मेरे पास 2 अंडे फिर भी बच जाते, कि 3 का जोड़ा नहीं, 3 का मतलब पेयर नहीं बनता। अगर मैं 4 का पेयर बनाता तो मेरे 3 अंडे बच जाते। अगर मैं 5 का पेयर बनाता तो मेरे 4 अंडे बच जाते। अगर मैं 6 का पेयर बनाता तो मेरे 5 अंडे बच जाते। और अगर मैं 7 का पेयर बनाता तो 1 भी अंडा नहीं बचता। लेकिन मेरे अंडे 150 से ज्यादा नहीं थे। ये बात बोली उसने। भाई साहब परेशान हो गया। अब पंच तो पंच है भाई, वो मैथ इतना नहीं जानता, क्या करे वो बेचारा, ठीक। अब पंच को इतनी मैथ नहीं आती थी तो पंच ने क्या कहा कि यार तुमने जो पहेली बताई, इस पहेली को तो एक ही इंसान सॉल्व कर सकता है, वो कौन? विकास यादव। अरे नहीं, अपनी कभी भी पढ़ाई इतनी नहीं करनी चाहिए, बहुत गलतियात होती है, लेकिन आज कर लेते हैं। ठीक है। तो जब पंचों ने क्या किया कि विकास यादव को बुलाया कि विकास यादव जी आप एक बात समझिए कि ये एक ऐसे हमारे पास एक ऐसा केस आया है, इस केस में इस हिसाब से इस इंसान ने हमको अपनी प्रॉब्लम बताई है कि अब हम निकाल नहीं पा रहे हैं। मतलब कोई बात नहीं, हाँ मैं ना 10th क्लास का क्वेश्चन है, क्या इतनी टेंशन क्या लेनी, डिवीजन एल्गोरिथम, वो कौन सा है, लेमा, डिवीजन एल्गोरिथम लेमा यूज करेंगे, काम हो जाएगा। वो कहता अच्छा ये क्या चीज,
ये क्या चीज, तो ये क्या चीज हम बताएंगे ये क्या चीज। देखो अब पूरी की पूरी बात करते हैं, ये सबको समझ में आ गया होगा कि क्या है। देखो ये बेसिक होती है, तो सबको सबके दिमाग में पहले से छपा होना चाहिए। फिर हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, चीजों को जानते हैं, थोड़ा सा ही जानेंगे आज इस क्लास में, और ये वाली पहेली को यूज करते हुए चीजों को सॉल्व कर देते हैं बस। देखो अब क्या हुआ, उसने क्या कहा था कि देखो उसने क्या कहा कि मेरे पास जो अंडे हैं वो क्या है, 150 से ज्यादा नहीं है, ठीक है, कितने, 150 से ज्यादा नहीं है। उसने यूं कहा था कि अगर मैं 2 का पेयर लेता तो कितने अंडे बच जाते, 1। अगर मैं 3 का पेयर लेता तो मेरे पास कितने अंडे बच जाते, 2। अगर मैं 4 का पेयर लेता तो कितने अंडे बच जाते, 3। अगर मैं 5 का पेयर लेता तो कितने अंडे बचते, 4। और अगर मैं 6 का पेयर लेता तो 5। और अगर मैं 7 का पेयर लेता तो एक भी अंडा ना बचता, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनो, अगर 7 के पेयर पे कोई भी अंडा नहीं बच रहा है तो इसका मतलब यह है कि वहां पर उसके पास जितने भी अंडे थे वो 7 के मल्टीपल थे। 7 के मल्टीपल मतलब 7 से डिवाइड हो जाता वो नंबर जितने भी अंडे थे, तभी तो 0 हो रहा है। एक्चुअल में ध्यान दो थोड़ा सा, ये जो भी है ये सारे हमारे रिमाइंडर आ रहा है, ये सारा क्या आ रहा है, ये रिमाइंडर है, ये भी रिमाइंडर है, ये भी रिमाइंडर है, ये भी रिमाइंडर है, ये भी रिमाइंडर है, और ये भी रिमाइंडर है। अब रिमाइंडर 0 आ गया मतलब क्या है कि वो जितने भी अंडे थे वो सारे के सारे डिवाइड हो गए थे, 7-7 के पेयर में पूरा सिस्टम बन गया था, कोई दिक्कत नहीं। और 150 से ज्यादा नहीं था, 150 से कम ही होगा। हाँ, अब ऐसा एक नंबर हमको ढूंढना है जिसपे कि 7 का पेयर हो वो 150 से छोटा हो, और उसमें 2 का पेयर बनाऊं तो एक रिमाइंडर आ जाए, 3 का पेयर बनाऊं तो 2 रिमाइंडर आ जाए, और 4 का पेयर बनाऊं तो 3 रिमाइंडर आ जाए, और 5 का पेयर बनाऊं तो 4 रिमाइंडर आ जाए, और 6 का पेयर बनाऊं तो 5 रिमाइंडर आ जाए। ऐसा कोई नंबर ढूंढना है अब। अच्छा, तो वो नंबर कैसे आएगा, वो नंबर है तुम्हारा 119। हाँ 119 कैसे करो डिवाइड, अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं इसको, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा भाई बताओ, 5 जा 10, 19 कितनी बार में, 9 बार में 18, कितना बच गया, रिमाइंडर 1 आ गया, 1 आया था। फिर 119 को 2 से करें तो वो 3 से, सॉरी अगर हम 119 को 3 से करें तो 119 को 3 से करते हैं, सॉरी यहाँ पे अगर 3 से करें तो कितना होगा, 3 के टेबल में 3 बार में 9, ठीक है। रिमाइंडर कितना बच गया 2, 29, 3 9 जा 27, रिमाइंडर 2, 2 रिमाइंडर आ गया। देखो ये 2 रिमाइंडर आ गया। ऐसे ही आप सॉल्व करते चले जाएंगे तो आपका हर नंबर पे जाके यहाँ पे 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, और 7 से जब आप करेंगे तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो 119 कैसे आया, इस 119 के लिए क्या आया, आप जब ये किया है इसमें हम HCF और LCM वाला जो डिवीजन एल्गोरिथम लेमा है उसको जब भी सॉल्व करेंगे आगे तब समझ में आएगा इसको कि ये कैसे आया। फिर उसके बाद आपका जो अगला जो टॉपिक है हम तुम्हें बताते हैं कि लेमा वगैरह ये है क्या चीजें। वो लेमा बताने से पहले मैं तुमको ना एक जो चीजें तुमको मैंने बतानी है वो है कि क्लास 7th में आपने अपनी किताबें थोड़े अच्छे से ढंग से पढ़ी होंगी, तो वहां पर क्लास 7th में ही आपको बताया गया है डिवीजन एल्गोरिथम लेमा के बारे में, जिसमें कि आपको चीजें पहले इधर इतनी पता होनी चाहिए कि भाई देखो यहाँ पे क्या होता है, मान लो कि मैं 10 से डिवाइड करता हूँ 3 को, वो 3 से 10 को डिवाइड करता हूँ तो ये आता है हमारा 3 बार में 9, और रिमाइंडर आता है 1। ये क्या नंबर है, डिवाइजर है ना, मतलब डिवाइड करने वाला, डिविडेंड जो डिवाइड हो रहा है, ये क्या है, क्वोशिएंट, मतलब जो इन दोनों को डिवाइड करने के बाद संख्या आने वाली है, पेयर जितने के बनने वाले हैं, ये क्या है
रिमाइंडर। ठीक है, अब ध्यान दो, आपने इससे पहले कभी ये वाली चीज पढ़ी है? डिविडेंड को अगर मैं डिवाइजर से क्वेश्चन को और क्या नाम है, क्वेश्चन को मल्टीप्लाई कर दूं प्लस में रिमाइंडर कर दूं, तो क्या ये चीजें आ जाती हैं? आती हैं। ये पढ़ा है? ये सबने पढ़ा? ये नहीं पढ़ा है? ये क्लास 7th में नहीं पढ़ा किसी ने भी? कोई बात नहीं, अब पढ़ लो। ये डिविडेंड को हम डिविडेंड की वैल्यू कब आती है? जब हम डिवाइजर को क्वेश्चन से मल्टीप्लाई कर देते हैं प्लस रिमाइंडर करते हैं, तो चीजें हमारी डिविडेंड आ जाती है। ये चीजें हमने पढ़ ली थी 7वीं क्लास में, बस थोड़ा सा पागल हमको बना करके, थोड़ा सा तड़का लगा करके, ठीक है, थोड़ा सा पागल बना के, थोड़ा सा तड़का लगा करके इन्हीं चीजों को मॉडिफाई करके हमको क्लास 10th में दे दिया है। इतना ही कुछ किया है, ज्यादा कुछ नहीं किया है। अब यहाँ पे क्या किया है? यहाँ पे लिखा हुआ है भाई डिविडेंड को ए बोल देता है, और यहाँ पे बोल देता है बी, और क्वेश्चन को क्यू बोल देता है, रिमाइंडर को आर बोल देता है, और एक कंडीशन और जोड़ देता है। क्या? कि भाई जो बी है, सॉरी जो आर है वो तुम्हारा बी से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। ठीक है, आर जो है तुम्हारा बी से छोटा होगा या फिर 0 के बराबर या 0 से छोटा हो। वो आर जो है 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। ठीक है, देख लेना, आर क्या होता है? रिमाइंडर। रिमाइंडर हमेशा बी से छोटा होगा, ये वाले बी से, और 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा। कैसे होगा? इसका जवाब सुनते हैं। देखो, अगर अब यहां पे हम 3 से डिवाइड कर रहे थे इसको, ठीक है, जब मैंने इसको 3 से डिवाइड किया तो एक बात बताओ, अगर यहां पे रिमाइंडर अभी तो 1 आया, अगर यहां पे रिमाइंडर 2 आ जाता तो क्या कोई दिक्कत होती? यहां रिमाइंडर 1 आया तो हमने छोड़ दिया कि भाई रिमाइंडर 1 है। रिमाइंडर 2 आ जाए तो तब भी छोड़ देंगे, लेकिन 3 आ जाए तो तुम डिवाइड कर दोगे, क्योंकि तुम्हारा 3 का पेयर बच जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो आपने रिमाइंडर क्या देखे? आपका बी क्या था? बी था आपका 3, और रिमाइंडर आपके क्या क्या आ सकते थे? 0 आ सकता था, 1 आ सकता था, 2 आ सकता था। जैसे ही 3 आता फिर हम उसके बाद एक स्टेप और आगे चले जाते, है ना? ये बात समझ में आ रही है अपनी? चलो इसको और अच्छे से समझेंगे। जैसे यहाँ पर हमने देखा, तो अब यहाँ पे मुझे ये चीजें समझ में आ गई कि ये ऐसे होता है। ये एक्चुअल में तुम्हारा क्या है? डिवीजन एल्गोरिथम लेमा। अब लेमा के बारे में मैं तुम्हें बताऊं कुछ चीजें, जैसे कि इसमें तुम्हारी किताब में ही लिखी हुई है। यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है? गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर। जो लाइन मैंने ये लिखी है ना, ये a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही है तुम्हारा यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या कहता है? गिवन पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं कौन कौन से? a और b, ठीक है, a एंड b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड r। यहां पर एक यूनिक इंटीजर एग्जिस्ट करता है q और r, जो कि क्या कहता है? जो कि तुम्हारा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में होता है, जहां पर r की वैल्यू जो होती है वो b से छोटी होती है और 0 के बराबर या 0 से बड़ी होती है, 0 के बराबर या 0 से बड़ी होती है। ये मैंने आपको उस वाले उसमें जो डिवीजन किया उसमें चीजें समझाई है। अब इसके बाद क्या है कि ये तुम्हें 2 शब्द आए हैं, एल्गोरिथम और लेमा। डिवीजन एल्गोरिथम लेमा, ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये तो था तुम्हारा क्या? ये किस चीज की स्टेटमेंट थी आपकी? यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है, समझे? यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब यहां पे देखो 2 शब्द आएंगे, एक तो आएगा एल्गोरिथम और एक शब्द आएगा लेमा, ठीक है।
एक एल्गोरिथम और एक लेमा। अब देखो तुम्हारा जो एल्गोरिथम है वो क्या है, सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। एल्गोरिथम क्या होता है, इट इज द सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। और इन स्टेप्स की वजह से जो स्टेटमेंट आई है, इन स्टेप्स की वजह से जो आपकी प्रूवन स्टेटमेंट आई है, प्रूवन स्टेटमेंट जो आई है वो क्या होती है तुम्हारी, लेमा। एल्गोरिथम के बारे में किसने बताया था भाई, 9th सेंचुरी में एक पर्शियन मैथमेटिशियन थे अल ख्वारिज्मी। क्या नाम, एल्गोरिथम के बारे में किसने बताया था, अल ख्वारिज्मी, पर्शियन मैथमेटिशियन थे, इन्होंने एल्गोरिथम के बारे में बताया था। और लेमा तुम्हारा प्रूवन स्टेटमेंट होता है। ये बात कैसे समझ में, सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स कहने का मतलब ये, जब आप डिवाइड करते हो किसी भी चीज को तो आपको पता है कि मुझे 3 से 10 को डिवाइड करना है, तो पहले 3 का टेबल मुझे इतने बार तक पढ़ना है कि या तो 10 आ जाए या 10 से कम आ जाए। ये मुझे पता है, मुझे स्टेप्स बताए गए हैं, ये स्टेप्स फॉलो करके ही तो मैं लास्ट में आंसर लेके आता हूं। तो वो जो स्टेप्स फॉलो कर रहा हूं मैं, जिन स्टेप्स को फॉलो कर रहा हूं वो स्टेप्स क्या है तुम्हारे, एल्गोरिथम। और उस एल्गोरिथम से, उस स्टेप्स को फॉलो करके जो मेरा आंसर आ रहा है और जो स्टेटमेंट आएगी वो स्टेटमेंट क्या कहलाती है, लेमा। कहा लेमा, लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट होती है। ये a इज इक्वल टू, ये वाली जो ये चीज लिखी है ना जो हमने, ये एक स्टेटमेंट है, इसको आप बदल नहीं सकते। अब इसको चाहे आप यहां पे सॉल्व करो, चाहे किसी दूसरे देश में जाके सॉल्व करो, चाहे अपने घर पे जाके सॉल्व करो, चाहे स्कूल में जाके सॉल्व करो, ये एक स्टेटमेंट है जो कि कुछ स्टेप्स के बाद बनी है। और इस स्टेटमेंट को ये प्रूव हो चुकी है, हर जगह से वेरीफाइड है। अब इसको आप चेंज नहीं कर सकते, इसके आगे चीजें नहीं जाएंगी, ठीक है। तो ये क्या है, लेमा, ये प्रूवन स्टेटमेंट है आपके पास में कि भाई ऐसा ही होता है और ये सारे स्टेप्स फॉलो होते हैं। जो स्टेप्स फॉलो कर रहे हो तुम वो क्या है, एल्गोरिथम। और जो स्टेप्स को फॉलो करने के बाद स्टेटमेंट आ रही है, वो है तुम्हारी लेमा। यहां तक की चीजें सबको क्लियर हुई हैं? फिर उसके बाद हम थोड़ा आगे चलते हैं, चीजों को आगे सॉल्व करते हुए। जैसे तुम्हारी एक एक्सरसाइज में चलते हैं पहले तो।